नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो कैसे हैं आप लोग, फटाफट से मुझे बता दीजिए। इसी प्रकार की कोई समस्या, परेशानी, तकलीफ अगर आपको है तो वो समझ लीजिए कि आपकी तकलीफ अब मेरी तकलीफ हो चुकी है और मैं अपनी तकलीफों को इतना ज्यादा जो है वजन देता नहीं हूं। ठीक है, तो आपकी तकलीफों को दूर करने की जिम्मेदारी को उठाते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं। जानना चाहूंगा क्लास में कितने छात्र उपस्थित हैं। क्लास का शाम का समय किस कारण से रखा गया? आप सब लोग खाली पेट पढ़ते हैं, बताओ। तो मैंने सोचा कि आज आप खा पी के पढ़िए, ठीक है। चलिए, अरे आज मुझे कहीं बाहर था मैं, इस कारण से मैं आपकी क्लास लेने में जो उस समय असमर्थ नहीं था। अब बात यह थी कि मैं आपकी क्लास को ऑफ नहीं करना चाहता था, जिस कारण से मैंने आपकी क्लास को इस टाइम रखा। एक बार बताओ कौन कौन छात्र उपस्थित है। मोनिका मुदगल, अवंतिका मिश्रा, खुशी, आकांक्षा सोलंकी और हीना लिलहारे और अक्षिता, गुलशन चौबे, खुशी, नेहा राठौड़, ठीक है, आकांश, दीपांशु, दीपक, ठीक है, सुमित, मीनाक्षी, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुजफ्फरनगर से प्रणाम, प्रणाम भाई साहब आपको, ठीक है, मेरे तहे हृदय से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते। अब ये बताओ लास्ट क्लास में किस टॉपिक पे छोड़ा था, सो दैट कि हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लें। टॉपिक बताओ बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ाना है। बाकी आप इस पर अपना प्रकाश डालिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ाना है। हेडिंग डालनी है आपको, सुप्रीम कोर्ट आज। निधि, मोनिका, बहुत बड़े, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। बताइए। सुप्रीम कोर्ट ही पढ़ाना है। प्रणाम भाई, प्रणाम ठाकुर। स्टार्ट करें बाबू। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को बहुत क्लासी तरीके से, और शाम का समय है, बहुत बढ़िया समय है जिसे कहते हैं। तो ये देखिए भाई, नए पेज को स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो भाई। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से भारत में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण जो है अब होना है। ठीक है, हम बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी आंखों पे भी जोर थोड़ा कम पड़े। शाम वैसी हो रही है, गर्म गाँव में रहते हो फिर आप हैं, ये भी तो दिक्कत है। ठीक है, अरे चाहे टाइम चेंज नहीं करा, सिर्फ आज आज के लिए है। ठीक है, गुलशन कह रहा है मुझे अभी खाना बनाना है। मान जा भाई गुलशन। गुलशन नाम के छात्र को हम जानते हैं, पहले गुलशन का नाम ही गजोधर था। तो गुलशन भाई यहां ध्यान दो। चलो, हम बात कर रहे हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट, हमारी हेडिंग क्या है? भारत में सुप्रीम कोर्ट। भारत में सुप्रीम कोर्ट हमारी हेडिंग है। कोर्ट हमारी हेडिंग है, सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, द हेडिंग इज सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, राइट? होप यू गॉट इट। अब जैसा मैंने बताया कि भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूंगा, प्रथम सुप्रीम कोर्ट, प्रथम सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो वो आपको कहां देखने को मिलता है? तो प्रथम सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिलता है 1774 में कलकत्ता में। कलकत्ता में देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कोलकाता, ऑल्सो नोन एज कोलकाता सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, या फिर इसको हम फोर्ट विलियम्स कोर्ट भी कहते हैं, फोर्ट विलियम्स कोर्ट भी कहते हैं, विलियम्स कोर्ट भी कहते हैं। कोलकाता है, इसी को हम फोर्ट विलियम्स कोर्ट भी कहते हैं। ओके। अब जैसा मैंने बताया कि भाई इसके अंदर आपको जजों की संख्या 4 देखने को मिलती है, 4 जज आपको देखने को मिलते हैं, एक मुख्य, 3 अन्य। जो यहां मुख्य है उनका नाम क्या है? सर जी, मुख्य का नाम है इलीजहा इम्पे, इलीजहा इम्पे, इलीजहा इम्पे। और जो अन्य है, अन्य, अन्य आपको 3 देखने को मिलते हैं। अन्य आपको कितने देखने को मिले? 3। हाइड लिमेस्टर चैम्बर्स, हाइड लिमेस्टर, लिमेस्टर
एंड चैम्बर्स, हाई डेमोस्ट्रेंट चैम्बर्स। गॉट द पॉइंट? यस सर। अब बड़ी बात यह है कि जब इस कोर्ट को खोला गया तो इस कोर्ट के साथ जो बातें जुड़ी हुई हैं वो ये है कि कोर्ट ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला और इस कोर्ट को हमने 1861 में ही बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, कैसे कर दिया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, यही नहीं, इसके बाद और भी सुप्रीम कोर्ट खोले गए। इसके बाद कुछ अन्य सुप्रीम कोर्टों की बात करूं, अन्य सुप्रीम कोर्ट भी खोले गए, अन्य सुप्रीम कोर्ट भी खोले गए। अदर सुप्रीम कोर्ट्स की अगर मैं बात करता हूं कि वी हैव सम अदर सुप्रीम कोर्ट्स जो कुछ इस प्रकार हैं कि इसमें हमें देखने को मिलता है 1800 में मद्रास सुप्रीम कोर्ट, मद्रास सुप्रीम कोर्ट, मद्रास सुप्रीम कोर्ट, मद्रास सुप्रीम कोर्ट एंड इसके बाद आपको देखने को मिलता है 1823 में बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपका क्या है भाई, ये बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट है, बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो हो जाएगा मद्रास सुप्रीम कोर्ट, ये हो जाएगा आपका बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने करवा दिया था, मुझे पता है, बट कनेक्टिविटी के लिए इसको कराना दोबारा जरूरी है ताकि आप कनेक्ट हो जाएं। अब इन दोनों ही कोर्टों को, या दोनों नहीं, ये सभी कोर्ट जितने भी आपको सुप्रीम कोर्ट के तौर पर देखने को मिल रहा है, ऑल दीज थ्री कोर्ट्स हैड बीन अबॉलिश्ड। 1861 में आता है आपका भारतीय हाईकोर्ट अधिनियम। 1861 में भारतीय हाईकोर्ट अधिनियम आया, भारतीय हाईकोर्ट अधिनियम आया, हाईकोर्ट अधिनियम आया, अधिनियम आया, ठीक है। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आया, क्या आया भाई, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आया, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आया। और जब इंडियन हाईकोर्ट एक्ट इंडिया के अंदर आता है तो इन सभी कोर्टों को समाप्त कर देता है, इन कोर्टों को समाप्त करता है, इन सभी कोर्टों को समाप्त करता है, समाप्त कर देता है, करता है, इन सभी कोर्टों को समाप्त करता है। और ये जो इंडियन हाईकोर्ट एक्ट है, यही क्या काम करता है, जो इंडियन हाईकोर्ट एक्ट है यहां पर, इसी के द्वारा एक काम किया जाता है, 3 हाईकोर्टों का निर्माण किया गया। इसी इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के आधार पर 1862 में 3 हाईकोर्ट बनाए गए, 3 हाईकोर्ट बनाए गए। इट जस्ट एस्टैब्लिश्ड 3 न्यू हाईकोर्ट्स, 3 हाईकोर्ट्स यहां पे क्रिएट किए गए हैं। कितने? 3 न्यू हाईकोर्ट्स, 3 हाईकोर्ट्स यहां क्रिएट किए गए। So basically 3 high courts had been created by this, and these 3 high courts were, पहला है कोलकाता हाई कोर्ट, बिल्डिंग वही है, नाम चेंज हुआ है बस, कोलकाता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड भाई मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। बिल्डिंग वही है, बस नाम चेंज हुआ है। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे प्राचीन कौन सा है, तो ओल्डेस्ट जो है, ओल्डेस्ट है कोलकाता। ओल्डेस्ट कौन सा है भाई? कोलकाता है ओल्डेस्ट। सबसे पुराना वाला कौन सा है? तो कोलकाता है सबसे पुराना। सबसे पुराना वाला कौन सा है? सबसे पुराना वाला है कोलकाता। कोलकाता सबसे पुराना वाला हाईकोर्ट है, ठीक है। चलो, तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिली स्थिति। अब दिक्कत ये थी कि कोई भी सेंट्रल कोर्ट नहीं था जो इन तीनों के ऊपर जो है अपना कब्जा रख पाए। जैसे आपके घर के अंदर का आप देखते हैं कि पिताजी हैं, जो पिताजी हैं वो आपके सेंट्रल हाईकोर्ट की भांति कार्य करते हैं कि आप में से किसी ने कुछ भी करा तो 4 चांटे लगाएंगे मिला मिला के और आपको सेंटर में लाया जाएगा। तो जितने भी डिसीजंस होंगे जो आप देंगे तो उसके ऊपर एक डिपेंडेंस या एक कंट्रोल रहेगा किसी हायर अथॉरिटी का। अगर हायर अथॉरिटी का कंट्रोल होता है तो चीजें अच्छी चल पाती हैं, ठीक है। समझ में एक बात? तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या भला कि भाई हायर अथॉरिटी कौन है? सर यहां हायर अथॉरिटी है ही नहीं, इस वजह से दिक्कत हो रही है।
हायर अथॉरिटी लाई जाती है। इन सभी के लिए केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की बात की जाती है। तो यहां पे केंद्रीय न्यायालय आएगा, ठीक है, वो नेक्स्ट पेज पर आएगा। अब पहले बताओ ये नोट हो गया, ठीक है। आई होप इट हैज बीन नोटेड डाउन। सुमित मम्मी को नमस्ते बोलिए और कहो कि आंटी नमस्ते कर रहे हैं सर, ठीक है, और रोटी खा लो भाई आराम से तुम भी। चलो भाई आगे बढ़िए सुमित। नेक्स्ट, अब इन सभी के लिए एक सेंट्रल कोर्ट क्रिएट किया जाता है जो तीनों के ऊपर अपना एक एकाधिकार रखेगा। तो समझिए, एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई, एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई, न्यायालय की स्थापना की गई, की स्थापना की गई, एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई, मतलब एक सेंट्रल कोर्ट बनाया गया, फॉर्मेशन ऑफ ए सेंट्रल कोर्ट, ऑफ सेंट्रल कोर्ट हैज बीन क्रिएटेड। एक सेंट्रल कोर्ट यहां पर क्रिएट किया गया है। क्या? सेंट्रल कोर्ट यहां पर क्रिएट किया गया है, ठीक है। चलो, अब यहां जो सेंट्रल कोर्ट की स्थापना की गई है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको विचार विमर्श कर देता हूं सेंट्रल कोर्ट के बारे में। तो सेंट्रल कोर्ट की क्रिएशन की जाती है 1935 अधिनियम के द्वारा। 1935 भारत शासन अधिनियम के आधार पर, भारत शासन अधिनियम के आधार पर, अधिनियम के आधार पर, ठीक है, भारत शासन अधिनियम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑफ इंडिया एक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। चलिए, विशाल शर्मा, आपको मेरा जो है, आप ये समझ लीजिए, मेरा संपूर्ण आशीर्वाद आपके साथ है। यशस्वी भव, युद्ध भूमि में युद्ध हो, ठीक है, तो पीछे नहीं हटते हैं, और कल आपका एग्जाम है तो उसका डटकर सामना करते हैं। तो बढ़िया से एग्जाम देके आओ भाई साहब। अब यहां पे ध्यान दीजिए, एक जो है सेंट्रल कोर्ट की स्थापना की जाती है 1935 एक्ट के आधार पर। 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, न्यायालय की स्थापना हुई। अब ये जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है इसको बोला जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना। अब यहां जो फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई है 1937 में दिल्ली में, ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है, तो याद रखिएगा इसको कहा जाएगा, ये जो फेडरल कोर्ट है, यही जो फेडरल कोर्ट है, आगे चलकर यही, आगे चलकर यही, ठीक है, 1950 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 में, आगे चलकर यही 26 जनवरी 1950 में क्या बन जाता है? सुप्रीम कोर्ट बना, सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक है। यही आगे चलकर क्या बना? इट बिकेम द सुप्रीम कोर्ट, 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 ठीक है। यही सुप्रीम कोर्ट बना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वही जो अपना दिल्ली वाला है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, एक ही तो है पूरे भारत में, है ना? जी हाँ, ठीक है। चलिए आगे आप समझिएगा। 26 जनवरी के बाद इसने वर्किंग अपनी कब शुरू की? कार्य प्रारंभ किया 28 जनवरी में। कार्य प्रारंभ कब किया है भाऊ? सर कार्य प्रारंभ किया 28 जनवरी में, 28 जनवरी में 1950। लेकिन जब ये फेडरल कोर्ट था तब इसमें जजों की संख्या कितनी थी? सर जब ये फेडरल कोर्ट था, जब ये एक फेडरल कोर्ट था तब इसमें 3 जज हुआ करते थे, 3 जज हुआ करते थे, और 3 जजों में एक मुख्य, 2 अन्य, एक मुख्य, एक होता था मुख्य
और बाकी के दो होते थे अन्य, दो होते थे अन्य। उस समय जो मुख्य थे उनका नाम क्या था? मॉरिस गवेयर। जो उस समय मुख्य थे उनका नाम था मॉरिस गवेयर। गवेयर, ठीक है। आई होप आप उनको नोट कर लेंगे, फटाफट नोट करो, नोट होती बता दो। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास के पीएनजी नहीं है, मैं बोल देता हूं, नीतू मांझा भाई। अच्छा ये बताइए, ठीक है सर, हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है, हाँ। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे टेलीग्राम में नहीं हैं? कई बार मैं उसमें कुछ ऐसी चीजें डालता हूँ जो आपके लिए जरूरी होती हैं, जैसे नोट्स हो गए या कुछ ऐसी चीजें हो गई। अब वहां मैं ऐसा नहीं करता कि ये फालतू की चीजें नहीं होती, सिर्फ रिलेटेड चीजें होती हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। उसमें कोई भी नोटिफिकेशन अगर जाता है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कौन लोग हैं जो कि टेलीग्राम में शामिल नहीं हैं? बताइए। इसके बाद हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके बारे में। अच्छा, थैंक यू लल्हारे, थैंक यू। हम नहीं हैं, काफी लोग नहीं हैं। ठीक है, मैं आज आपको तरीका बता दूंगा कैसे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल में आप पहले पढ़ लीजिए, है ना, फिर हम बात कर लेंगे। पहले हम सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड प्रोविजंस को कंप्लीट कर लें, देन वी आर गोइंग टू मेक दैट। अब इसके संबंधित अनुच्छेदों की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद। सुप्रीम कोर्ट संबंधित अनुच्छेद, संबंधित अनुच्छेदों की बात करते हैं, अनुच्छेदों की बात करते हैं। अनुच्छेद, आर्टिकल्स रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल्स रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। अब आर्टिकल्स रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट अपन इधर देख रहे हैं, कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड है। चलिए बात को समझिएगा कि सर यह संविधान के भाग 5 के खंड गए में शामिल है, या फिर आप इंग्लिश में बोले तो पार्ट 5 सब पार्ट सी, सब पार्ट सी या सब पार्ट 3 के अंदर इंक्लूडेड आइटम है। सब पार्ट के अंदर अगर हम आर्टिकल देखें, आर्टिकल 124 से 237 देखने को मिलता है, 124 से 237 आपको देखने को मिलता है। अब सबसे पहले आप इसमें देखेंगे आर्टिकल 124, आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 की हम चर्चा करते हैं। बताइए सर, आर्टिकल 124 की चर्चा बताइए सर। लिखो भाई, देखो भाई, आर्टिकल 124 की अगर मैं चर्चा करूं कि आर्टिकल 124 में क्या हुआ है जी, ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। आर्टिकल 124 के अंदर बताया गया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा उसकी स्थापना किस प्रकार से होगी और उसकी संरचना कैसी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व संरचना की चर्चा यहां पर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व संरचना, स्थापना व संरचना की चर्चा की गई है। स्ट्रक्चर एंड स्टैब्लिशमेंट, इसकी स्ट्रक्चर एंड स्टैब्लिशमेंट। बड़ी बात यह है कि स्टैब्लिशमेंट में पढ़ा चुका हूं, अभी जो पीछे मैंने आपको बताया ना
ठीक है, चलिए अभी जो मैंने पीछे आपको चीजें जितनी भी बताई एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड, वो सारी की सारी बातें एस्टैब्लिशमेंट में आएंगे। बट नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। लेकिन अब मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर को कहा जाता है संरचना। अब संरचना की बात होती है, अब होती है संरचना की बात। तो संरचना दो प्रकार से बताई जा सकती है, प्रारंभिक, सॉरी अरे यार 124 से लेके 147। अब मैं संरचना की बात बताऊं तो अगर प्रारंभिक संरचना की बात होगी तो अलग हो जाएगी। प्रारंभिक संरचना यानी इनिशियल संरचना की बात, इनिशियल, या आपकी हो सकती है वर्तमान संरचना, वर्तमान यानी करंटली, वर्तमान संरचना, करंटली। करंटली संरचना कैसी है? देखो, प्रारंभिक संरचना की अगर मैं बात करूंगा कि प्रारंभिक तौर पर संरचना कैसी देखने को मिलती है, हम थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं। प्रारंभिक संरचना कैसी है? सिर्फ प्रारंभिक संरचना आपको देखने को मिलती है 1950 में, 1950 में एक जज हुआ करते थे, एक मुख्य जज, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। एक मुख्य जज जिनको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक मुख्य जज के साथ यहां होते थे अन्य जज, 7 अन्य जज। जो एक मुख्य जज पहले थे 1950 में, उनका नाम क्या था? प्रथम कौन थे? हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर जो पॉइंट अप है कि भाई वर्तमान 2025 की अगर मैं बात करूंगा, 2025 कि 2025 में कैसा आपको मैटर देखने को मिलता है, तो 2025 में आपको देखने को मिलता है कि यहां पर एक मुख्य जज, 1 मुख्य जज जिनको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड इनके अलावा 33 अन्य जज देखने को मिलते हैं, अन्य जज देखने को मिलते हैं। जो मुख्य जज देखने को मिलते हैं इनके बारे में चर्चा बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल साफ है। वर्तमान में ये कौन है? संजीव खन्ना। वर्तमान में कौन है? बताओ, वर्तमान में कौन है? फटाफट बताइए। सुकुमार सेन कौन थे? अब इलेक्शन कमिश्नर थे पहले। सुकुमार सेन कौन था ये? आकाश, ना मानोगे? सर आपने इंपोर्टेंट आंदोलन की वीडियो ली थी, मैंने मिली ही नहीं। आप सर्च कर देना इंडियन नेशनल मूवमेंट बाय जीत राणा, मिल जाएगी आपको। दीपक, संजीव खन्ना, अच्छा ठीक है, द पॉइंट इज संजीव खन्ना। अच्छा, और कोई टिप्पणी करना चाहेगा? एनी अदर? आकांक्षा चेंज हो चुके हैं, आप पुराना बता रही हैं। ठीक है, द पॉइंट इज संजीव खन्ना। जी हाँ, वर्तमान में आपको संजीव खन्ना देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, जे वाई चंद्रचूड़ अब नहीं है, जस्टिस चंद्रचूड़ अब नहीं है, चेंज हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज सेकंड, आर्टिकल 124 क्लॉज सेकंड, 24 क्लॉज सेकंड। अब आर्टिकल 124 क्लॉज सेकंड के अंदर बहुत क्लियरली मैटर को दर्शाया गया है, और वो मैटर क्लियरली कैसे दर्शाया जाता है वो समझिए। ठीक है, अब बात यहां पे ये है कि सर संजीव खन्ना कौन से नंबर के? बेटा 51वें नंबर के हैं मेरे भाई, 51st है। ठीक है,
यहां भी देखो कि वही सेकंड में है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होती है? बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है सर, तो ये चीज आर्टिकल 124 के दूसरे क्लॉज में है। नाउ हम बात करते हैं आर्टिकल 124 के तीसरे क्लॉज में। अच्छा, जब इनकी नियुक्ति होती है तो सलाह किससे ली जाती है? तो सलाहकारी निकाय क्या होता है? सलाह कौन देता है? सलाह सर, सलाह राष्ट्रपति को कौन देता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है सर कॉलेजियम। कॉलेजियम सलाह देता है। कॉलेजियम कब बना था? कॉलेजियम होता क्या है? कॉलेजियम बना था भाई 1993 में। कॉलेजियम होता क्या है सर? ये होता है ग्रुप ऑफ फाइव जजेस। ये 5 जजों का समूह होता है। ग्रुप ऑफ 5 जजेस, 5 जज, 5 जजों का समूह होता है। और 5 वरिष्ठतम जज, वरिष्ठतम एल्डर मोस्ट, वरिष्ठतम यानी एल्डर मोस्ट जजेस का समूह होता है। ठीक, 1993 में बना गया था। कॉलेजियम ही सलाह देता है। कॉलेजियम को 2014 में खत्म कर दिया गया, पर 2015 में पुनः लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाई ये जो सवाल है आकाश कुमार का, आकाश इस सवाल को आप हाई कोर्ट के टाइम पर पूछिएगा। 1993 में स्टार्ट किया गया था, 1998 में सशक्तिकरण किया गया था। आकांक्षा 1993 लिख लेना, वो 1998 को चेंज करना। 1998 में इसमें चेंज किया गया था, बट स्टार्टिंग इसकी 1993 से ऑफिशियली हुई थी। ठीक है, चलो रिस्टार्ट अक्टूबर 2015 में कर दिया गया था। 2014 में रोका था, अक्टूबर 2015 में इसको रिस्टार्ट कर दिया गया। आगे बढ़े, ठीक है। तो भाई सीधी बात यह है कि ये तो चलो पूरा हुआ। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पे। ठीक है, अब 124 के तीसरे क्लॉज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 124 का तीसरा क्लॉज। ठीक है, आगे चलो, नोट कर लिया। आप मॉक कब से दे रहे हैं? मॉक यार मैं ठीक होली के तुरंत बाद हम मॉक स्टार्ट कर देंगे, बहुत बड़े लेवल पर, मजबूत खतरनाक लेवल पर मॉक स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, नोट हो गया। नेक्स्ट 124 का तीसरा क्लॉज। 124 का तीसरा क्लॉज, इसके अंदर क्या है? न्यायालय में जज बनने के लिए योग्यताएं, एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए न्यायालय में जज बनने के लिए योग्यताएं, बनने के लिए योग्यताएं देखते हैं। एलिजिबिलिटीज की बात की जाएगी। हियर वी टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटीज की बात की जाएगी। अब जब हम एलिजिबिलिटीज की बात करते हैं, योग्यताओं की बात करते हैं, तो वो एलिजिबिलिटीज कैसे होती है? तो देखो, जज बनने के लिए योग्यताएं कुछ इस प्रकार से कार्य करती हैं कि अगर आप जज बनना चाहते हैं तो इसमें कुछ कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन होनी चाहिए आप भारतीय नागरिक हो, आयु 65 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, यू मस्ट बी इंडियन, एज मस्ट नॉट एक्सीड 65, एज मस्ट नॉट एक्सीड 65 ईयर, 65 वर्ष से अधिक की आयु ना हो आपकी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट, आप भारतीय भी होना चाहिए, आप 65 से अधिक की आयु भी ना हो। और तीसरा पॉइंट इसमें है कि आप हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहे हो, ठीक है, 5 ईयर जज इन हाई कोर्ट, या फिर 10 ईयर एडवोकेट, और 10 ईयर एडवोकेट इन हाई कोर्ट। तो या तो भाई आप जज रहे हो कोई 5 साल, या फिर 10 साल रहे हो हाई कोर्ट के अंदर वकील। मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं होता, मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं होता, तो मैटर है ये। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट 124 के 4 की बात करते हैं। पदमुक्ति की प्रक्रिया, पदमुक्ति की बात करते हैं हम। रिमूवल, रिमूवल अब रिमूवल की अगर मैं बात करूंगा कि रिमूवल प्रोसीजर क्या हो सकता है, रिमूवल प्रोसीजर संसदीय प्रक्रिया के आधार पर होता है। यह संसदीय प्रक्रिया के आधार पर होता है, 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 संसदीय प्रक्रिया के आधार पर होता है। ठीक है, चलो अब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बेसिस पर होता है, तो देन व्हाट इज द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स? प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बेसिस पर होता है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में क्या होता है, दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा, आधार क्या हो सकता है, अगर आप पद मुक्ति करना चाहते हैं तो इसमें आधार क्या हो सकता है, किन बेसिस पर कर सकते हैं आप पद मुक्ति? बेसिस क्या हो सकते हैं, आधार क्या हो सकते हैं, बताइए आधार क्या हो सकता है? देखिए आधार की जो चर्चा है इसमें की गई है, आधार या बेसिस की जो चर्चा है वो इसमें की गई है। बेसिस क्या हो सकती है? देन बेसिस आर सो क्लियर, बेसिस आर सो सिंपल, सो क्लियर। ठीक है, तो काइंडली मेक इट डाउन। तो सर जी बेसिस हो सकते हैं बहुत साफ, बताइए सर बेसिस कितने साफ हो सकते हैं? बेसिस में देखो हो सकता है असमर्थता, असमर्थता इसमें हो सकती है, इनकेपेबिलिटी बोलते हैं जिसको, इनकैपेबिलिटी हो सकता है। ठीक है, असमर्थता हो सकती है, या एक बेसिस और भी हो सकता है, या तो आप असमर्थता को कह लीजिए कि असमर्थता इसके अंदर एक पॉइंट क्रिएट कर सकता है, बट एक और पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, असमर्थता, इनकैपेबिलिटी, या साबित कदाचार, प्रूवन मिसबिहेवियर, साबित कदाचार, प्रूवन मिसबिहेवियर, साबित कदाचार, प्रूवन मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर, बिहेवियर। तो ये दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, और ये इन बेसिस पर डिपेंड करता है, दीज डिपेंड ऑन दिस, दीज डिपेंड ऑन दिस, इस तरीके से इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, नाउ वी टॉक अबाउट संसदीय प्रक्रिया के आधार पर होता है, ये मैंने बता दिया। प्रोसीजर क्या है, या प्रोसीजर है क्या? प्रोसीजर क्या है? दोनों ही सदन के दोनों ही सदनों, संसद के दोनों ही सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित, संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से, दोनों सदनों से विशेष बहुमत पारित करके, विशेष बहुमत में विधेयक पारित करके, विधेयक पारित करके, पारित करके, संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत पारित करके। तो संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत कैसे पारित कर सकते हैं वो समझ लीजिए। देखिए संसद के दोनों सदनों से आप विशेष बहुमत पारित करके, यानी बाई पासिंग अ बिल इन स्पेशल मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ हाउसेस, पासिंग अ बिल, passing a bill in a special majority from both houses, from both houses,
दोनों ही सदनों से विशेष बहुमत में आप एक विधेयक पारित करेंगे तो भाई हट जाएगा वो, ठीक है, हट जाएगा वो। अब याद रखिए कि अगर मैं स्पेशल मेजोरिटी की बात करूं, स्पेशल मेजोरिटी होती है क्या, 2/3 वोट। स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 वोट, 2/3 वोट्स। अगर 2/3 वोट्स मिलती हैं उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। चलिए चलिए, ये हो गया 124 का 4। काइंडली नोट इट डाउन। नाउ वी टॉक अबाउट सर टॉपिक कौन सा करने के बाद हम पॉलिटी में मॉक दे सकते हैं। भाई यार पॉलिटी में मॉक आप ऐसा करिए, टॉपिक वाइज दे लीजिए, क्वेश्चंस के रिलेटेड मॉक आप दे लीजिए, है ना। टॉपिक बेस्ड मॉक आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको। टॉपिक वाइज मॉक दीजिए, बढ़िया रहेगा यार। इकोनॉमिक्स के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपके बैच में क्लास डल जाए, बट थिंग्स आर अ लिटिल बिट, यू नो दिस, बट आई विल डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। आपकी क्लासेस में डलवाऊंगा, टेंशन मत लो, वीओडी ही अपलोड करा दूंगा मैं। और बताओ यार, कई सारी चीजें होती हैं, मैं तो खुद चाहता हूं कि मैं आपके लिए अपलोड कराऊं चीजों को। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, लास्ट ईयर मैंने अपना पूरा बैच फ्री अपलोड करा दिया था। मजाक सेट के, सीरियसली, ठीक है। हाँ मतलब मैंने बैच ही फ्री अपलोड करा दिया था अपना। हाँ उसमें मतलब हाँ थोड़ा बहुत वो झेलना पड़ा था कि ऐसे करके गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने कि नहीं, पहुंचन दो। फिर वो 4 महीने बाद हाँ बंद किया था। 4 महीने तक सब लोगों ने पढ़ा था, है ना। कौन सा करा दिया था, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट। नोट हो जाए तो फटाफट बताना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलिए, दिल दरिया बाकी सब समंदर भाई। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आर्टिकल 124 एंड द 6th क्लॉज। 5वां क्लॉज क्यों छोड़ दिया मैं क्लियर करके बता दे रहा हूं, ठीक है। 5वां क्लॉज मैंने क्यों छोड़ दिया वो क्लियर करके समझ लीजिए। 5वां क्लॉज छोड़ने के पीछे का एक बड़ा रीजन है कि 5वें क्लॉज में सिर्फ ये बताया गया है कि साबित कदाचार क्या है, असमर्थता क्या, असमर्थता क्या है। असमर्थता का मतलब होता है जब कहीं पर एक जज कोई गलत डिसीजन दे दे, वो असमर्थता होती है। और साबित कदाचार होता है कि संविधान के विरुद्ध कोई डिसीजन दे दे, तो ऐसा ये कोर्ट का जो जज है वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो नाउ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 124 का 6th, 124 के 6 की बात करते हैं, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट, इसमें शपथ, ठीक है, न्यायाधीश की शपथ, न्यायाधीश की शपथ, न्यायाधीश द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण से पहले शपथ, पद ग्रहण से पहले शपथ, शपथ, ओथ बिफोर होल्डिंग द पोस्ट, ओथ बिफोर होल्डिंग द पोस्ट, होल्डिंग द पोस्ट, ओथ बिफोर होल्डिंग द पोस्ट, कि भाई आप पोस्ट ग्रहण करोगे उससे पहले आपको जो शपथ लेनी है उसके बारे में यहां पर उल्लेखना की गई है, ओथ बिफोर होल्डिंग द पोस्ट। तो शपथ की बात यहां पर की गई है, ठीक है। ये आर्टिकल 124 के 6वें क्लॉज में आपको देखने को मिलता है। 124 क्लॉज 6 में ये चीज आपको मिलती है, 124 क्लॉज 6 में ये चीज आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको याद रख लेना, इसको कौन दिलाता है भाई, दिलाता है कौन है सर जी, ये गवर्न की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, भाई प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा या इसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति, इसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, नियुक्त व्यक्ति द्वारा, इसके द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त होता है, नियुक्त व्यक्ति वो दिलाता है। अपॉइंटेड, अपॉइंटेड पर्सन, अपॉइंटेड पर्सन के द्वारा ऐसा किया जाता है, अपॉइंटेड पर्सन के द्वारा ऐसा किया जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़िए। नेक्स्ट आर्टिकल 124 का 7वां क्लॉज। अगर कोई जज है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज रहा है और उसका रिटायरमेंट हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, वो एक बड़ी क्लियर सी कंसर्न होती है कि रिटायरमेंट होने के पश्चात वो जो व्यक्ति है वो कहीं और जज या फिर कोई भी कार्य नहीं कर सकता, ऐसा कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, रिटायर्ड जज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट cannot do, can't do judicial work out of Supreme Court, work out of Supreme Court। कि जो रिटायर्ड जज होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं और जो है न्यायिक कार्य नहीं कर सकता। सेवानिवृत्त जज, निवृत्त जज सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं और न्यायिक कार्य नहीं कर सकता, कहीं और न्यायिक कार्य नहीं कर सकता, न्यायिक कार्य नहीं कर सकता, नहीं करेगा, न्यायिक कार्य नहीं करेगा। ये कुछ इसमें पॉइंट बनता है। ठीक है, तो 124 का 7वां क्लॉज था। आगे हम देखते हैं, फटाफट हेडिंग डालिए 125वां क्लॉज। दिल दरिया 125 फटाफट डालिए। सैलरी का प्रोविजन है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है भाई। देख 126 में है सैलरी प्रोविजन, आर्टिकल 126 सैलरी प्रोविजन है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन का प्रावधान, जजों के वेतन का प्रावधान, वेतन का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ सैलरी ऑफ जजेस, प्रोविजन ऑफ सैलरी ऑफ जजेस, सैलरी ऑफ जजेस, जजेस की सैलरी का प्रोविजन यहां देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन का प्रावधान, ठीक है, प्रोविजन ऑफ जजेस। ठीक है, तो यहां पर प्रोविजन ऑफ सैलरी ऑफ जजेस आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 126 में बताया गया है। नाउ भाई ये तो चीज क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें यह है कि भाई पद ग्रहण के बाद कमी नहीं होगी, पद ग्रहण के बाद वेतन में कमी नहीं हो सकती, कमी नहीं हो सकती। नो रिडक्शन इन सैलरी वंस अटेनिंग द पोस्ट। ठीक है, 125 है ये 125 है, ये जो लिखा है ना ये 125 है भाई। दिस इज 125, क्या है 125 है। नाउ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 126। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, अगर वो कहीं अवकाश पर चला जाए, सीजेआई यदि अनुपस्थित है, उपस्थित है, उनके स्थान पर अन्य जजों में से एक को कार्यकारी सीजेआई बनाते हैं, सीजेआई बनाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सीजेआई, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सीजेआई, एग्जीक्यूटिव सीजेआई, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सीजेआई व्हेन
CGI is unavailable. CGI is unavailable. ठीक है, जब CGI नहीं आएगा तो एग्जीक्यूटिव CGI का अपॉइंटमेंट होगा. नाउ आर्टिकल 127. नाउ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 127. ठीक है, फटाफट लिखिए. सैलरी कितनी होती है भाई? सैलरी लिख लीजिए. सैलरी कितनी होती है? अगर मैं CGI की सैलरी की बात करूंगा वो 2,80,000 है. अगर अदर्स की बात करूंगा वो 2,50,000 है पर मंथ. 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति. अगर अन्य जजों के अनुपस्थित होने पर अन्य जजों के अनुपस्थित होने पर क्या किया जा सकता है? देखो, अन्य जज अगर अनुपस्थित है, अनअवेलेबल है, अन्य जज अगर अनअवेलेबल है या फिर वर्कलोड ज्यादा है, या वर्कलोड इज हायर, या फिर कार्य ज्यादा है, तो इन दैट सर्टेन केसेस, कार्य ज्यादा होने के केस में क्या होगा? हाई कोर्ट में से जजों को यहां बिठाया जाएगा. जजेस अपॉइंटेड एज एडहॉक फ्रॉम हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट में से तदर्थ न्यायाधीश, हाई कोर्ट से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति. तो हाई कोर्ट से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, नियुक्त. कर्ता प्रेसिडेंट है. कर्ता कौन है? बाई प्रेसिडेंट. कर्ता प्रेसिडेंट ही है. लेकिन इसमें एक बड़ी बात आती है कि जब प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, कि भाई मान के चलिए प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट कर डाला, तो अपॉइंट करने का प्रोसीजर है कि भाई चलो प्रेसिडेंट यहां अपॉइंट कर रहा है, तो बहुत सिंपल सा इसमें प्रोसीजर है. CGI की फुल फॉर्म क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो इनका मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है? टेन्योर कितना हो सकता है सर जी? मैक्सिमम टेन्योर जो हो सकता है वो कितना हो सकता है? 2 years हो सकता है. किनका? एडहॉक जजेस, तदर्थ न्यायाधीशों का. जब प्रेसिडेंट इनकी अपॉइंटमेंट करेगा तो सलाह किससे लेगा? सलाह CJI प्लस CJH, इनसे सलाह लेगा. CJI से और CJH से सलाह लेगा. ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. जजेस अपॉइंट किए जाते हैं एडहॉक की भांति, ठीक है, हाई कोर्टों से, और यहां पर अपॉइंट हो जाते हैं. ठीक है, हाँ, ये हमारा प्रोविजन नहीं है, ये फ्रांस का प्रोविजन था, ये फ्रांस का प्रावधान था. प्रोविजन फ्रॉम फ्रांस, ये फ्रांस का प्रावधान था. हम लोग ऐसा करते ही नहीं थे, ये फ्रांस में ही ऐसा होता था. ठीक बात. चलो, लास्ट इसमें है आर्टिकल 128 कि रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक बन सकता है. इसके बाद तो हम कल ही देखेंगे. ये लास्ट आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 128. रिटायर्ड जज कैन बी अपॉइंटेड एज एडहॉक. ठीक है, रिटायर्ड जज कैन बी अपॉइंटेड एज एडहॉक, तो रिटायर्ड जज का तदर्थ न्यायाधीश बनना, सेवानिवृत्त जज का, तदर्थ न्यायाधीश बनना, आपको इसमें देखने को मिलता है. ठीक है, काइंडली इसको नोट करिएगा. इसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे कल. तब तक के लिए बहुत बहुत बढ़िया, खुश रहिए, एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. इसके बारे में चर्चा हम कल ही कर लेंगे. ठीक है, कि क्या है, क्यों है, कैसे है, बहुत बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे, कल करेंगे. सर नीचे साइड में 24 ईयर लिखा है. कहां 24 लिखा है भाई? 2 ईयर्स है, 2 इसमें ये है, और ये वाई है जिसको आप 4 समझ रहे हो, वो 2 ईयर्स है. ठीक है, चलो कल मिलते हैं. तब तक के लिए